हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लेकर, जिस अध्याय का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो ये कक्षा 9वीं का चौथा चैप्टर है। तो ये वीडियो उसका इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें समझेंगे कि इस अध्याय में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में जान लेंगे और थोड़ा सा बेसिक चीज़ समझ लेंगे कि आखिर लीनियर इक्वेशन यानी कि फिर रैखिक समीकरण दो चरों वाला क्या होता है, उसकी परिभाषा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें आप देख चुके होंगे कि जैसे x + 1 = 1 होता था मान लो, तो ये एक प्रकार का एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता था। या फिर √3 x + 5 = 0, ये भी एक प्रकार से एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता था, क्योंकि इसमें एक चर उपस्थित था। तो ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे और एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना भी आप लोग सीख चुके होंगे कि इनका मान जो आ रहा था तो वो कोई एक वैल्यू आ रही थी। और यानी कहने का मतलब कि एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होता था उसका केवल और केवल एक हल होता था। तो हम लोग देखेंगे कि क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण का भी केवल एक हल होता है या फिर दो हल होते हैं या फिर कुछ और। तो इस अध्याय में हम लोग रैखिक समीकरण की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, यानी दो चरों में रैखिक समीकरण जो होते हैं उनकी परिभाषा पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे कि हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का कैसे निर्माण कर सकते हैं। उसका एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग उसका निर्माण करना सीखेंगे कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण का निर्माण करना। मतलब कहने का मतलब कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण जब हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद उसको कैसे बनाया जाता है एग्जाम्पल के थ्रू उसको सीखेंगे। फिर जब हम लोग ये सीख लेंगे तो उसके बाद हम लोग सीखेंगे दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल करना, यानी कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उनका हल, ये टॉपिक होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग रैखिक दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होंगे उनको कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। अध्याय में जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण को हम लोग आलेख पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। यानी जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा तो उसमें कार्तीय तल पढ़े, इस तरह से कार्तीय तल होता था। तो इस कार्तीय तल पर यदि हम लोग इस दो चरों वाले रैखिक समीकरण को रिप्रेजेंट करना चाहें या फिर प्रदर्शित करना चाहें तो वो कैसे प्रदर्शित होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी अगला टॉपिक होगा जो होगा दो चरों वाले रैखिक समीकरण का आलेख। आलेख मतलब वही हम लोग इसको XY तल पर कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो वो कैसे प्राप्त होगा तो हम लोग देखेंगे आगे अगले वीडियो में। तो वो एक प्रकार से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, इस तरह से या फिर कह लो इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ जो होता है एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि यदि जो हम लोग कार्तीय तल पढ़े हैं x अक्ष और y अक्ष, तो इस x अक्ष के समांतर यदि कोई रेखा हो तो उसका ग्राफ, उसका समीकरण क्या होगा उसको जानेंगे। या फिर यदि ये y अक्ष है तो इस y अक्ष के यदि समांतर कोई रेखा हुई तो इसका समीकरण क्या होगा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इस अध्याय में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा और इसमें कुछ बहुत नई चीज़ें सीखने को आप लोगों को मिलेगी। एक बात ये आप लोगों को सीखने को मिलेगी कि जो समीकरण होते हैं उनका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो जैसा कि आप लोग इस अध्याय का नाम देख रहे हैं, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है चर और एक है रैखिक समीकरण। यानी चर को आप लोग बोलते हैं वेरिएबल और जो रैखिक समीकरण होता है उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। तो इन दोनों शब्दों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो चर का मतलब मैंने आप लोगों को बता रखा है पॉलिनोमियल चैप्टर में, यानी बहुपद के चैप्टर में, किसका मान मतलब बदलता रहता है उसे हम लोग चर कहते हैं। जैसे उसको हम लोग अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट X, Y, Z इन सब से प्रदर्शित करते हैं, या फिर कभी कभी A, B, C, D, E, F, G, H से भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब जो होते हैं ये चर के रूप में होते हैं। और अचर भी आप लोग जानते होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं, उनको अचर कहा जाता है। तो ये तो आप लोग जान चुके हैं। अब देखो ये रैखिक समीकरण आखिर क्या होता है। देखो, समीकरण को परिभाषित करने के लिए हमें एक शब्द की ज़रूरत पड़ती है जिसे व्यंजक कहते हैं। तो पहले हम लोग व्यंजक जान लेते हैं कि व्यंजक आखिर क्या होता है। तो व्यंजक को हम लोग a0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 डॉट 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 ऐसे ही a n x के पावर n के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यही एक प्रकार से व्यंजक होता है। और व्यंजक और बहुपद में आप लोगों को मैंने जो अंतर था वो पिछले वीडियो में बता रखा है, जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है उसमें। तो जो समीकरण होता है और व्यंजक में थोड़ा सा अंतर होता है कि यदि कोई व्यंजक दिया हुआ है, यदि उसके बाद इक्वलिटी की साइन लग जाती है तो वही व्यंजक एक समीकरण का रूप ले लेता है। यानी कि जैसे हम लोग लिख दें 3x + 1, तो ये एक प्रकार से व्यंजक है, लेकिन जब इसी पे इक्वलिटी की चिन्ह लग जाएगी और इसके इक्वल के बाद कुछ हो जाएगा तो ये एक प्रकार से समीकरण बन जाएगा। बात समझ आई। अब देखो, समीकरण की परिभाषा तो आप लोग समझ चुके होंगे कि समीकरण किसे कहते हैं। तो देखो दोस्तों, जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं या फिर 1 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, उसमें जो चर होता है उसका घात जो होता है वो 1 होता है। इसीलिए इसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण या फिर 1 चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा उसमें चर का घात 1 होता है, इसीलिए उसको रैखिक समीकरण कहा जाता है। यदि घात 2 होता तो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। बात समझ आ रही। और एक बात ये भी जान लो, जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, तो वो हम लोग आगे अगले वीडियो में देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं एक रेखा के रूप में प्राप्त होगा उसका ग्राफ। इसीलिए इसका नाम भी रैखिक समीकरण दिया गया है। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं। तो चलो हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण की परिभाषा पे चलते हैं। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का यही परिभाषा है कि वह समीकरण जिसका रूप कैसे हो, ax + by + c = 0 के रूप में हो, इसको हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो x है वो एक चर है और y है वो दूसरा चर है। इसमें 2 चर उपस्थित हैं, इसीलिए 2 चर वाला। और चूँकि इसमें जो घात है वो 1 है, इसीलिए इसको 2 चर वाला रैखिक समीकरण बोला जाता है। और इसमें कंडीशन ये होता है कि a, b और जो c होती हैं वो वास्तविक संख्याएं होती हैं और a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a और b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का रूप है, यानी कि व्यापक रूप यही है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं व्यापक रूप 2 चर वाले रैखिक समीकरण का वो होगा ax + by + c = 0। यदि कोई समीकरण इस रूप में आपको दिखता है
तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देखें तो 2x + 3y बराबर 37, ये एक प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसमें दो चर हैं और उनका घात भी एक एक है। और इसी तरीके से हम लोग कहें कि x - 4 बराबर √3y, ये भी एक प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो x भी है और y भी है और यहाँ पे c भी उपस्थित है, तो एक प्रकार से दो चर वाला रैखिक समीकरण है। अब ये कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण है उसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ये तो व्यापक रूप है, यदि हम लोग इसमें से किसी को दाएं पक्ष में भेज दें तो वो उसका रूप थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन वो दो चर वाला ही रैखिक समीकरण होगा। बात समझ आ रही? अब जैसे हम लोगों को कह दे कि ये जो उदाहरण दिए हुए हैं इनमें इससे तुलना करके इनमें a b c का मान बताइए, तो यदि हम लोग इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो पहले इसको उस समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x + 3y। अब देखो ये बराबर के बाद है 37, तो इसको हम लोग बराबर के इधर लाएंगे, तो इधर लाएंगे तो -37 होगा और बराबर इधर 0 हो जाएगा। बात समझ आ रही? यानी जो राइट हैंड साइड में है दाएं पक्ष में उधर 0 होना चाहिए। देखो यहाँ पे 0 है, तो 0 कर लिए हम लोग। कैसे किए? इसको बाएं पक्ष में भेज कर, तो बाएं पक्ष में भेज दिए। अब देखो ये समीकरण के रूप में हो गया, तो देखेंगे जब इससे तुलना करेंगे तो a के जगह होगा 2 और b के जगह होगा 3 तथा c के जगह होगा -37 प्लस c है और यहाँ पे -37 है, इसलिए c की जगह पे क्या होगा? -37। बात समझ आ रही? अब यदि इससे तुलना करेंगे हम लोग तो इसको बाएं पक्ष लाएंगे, तो देखो x - 4, अब देखो इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो ये हो जाएगा -√3y बराबर 0। दाएं पक्ष में 0 हो गया, तो देखो इसको हम लोग और व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो x - √3y - 4 बराबर हो जाएगा 0। अब देखो ये जो है समीकरण के रूप में हो गया। अब इस समीकरण से तुलना करेंगे तो a के जगह होगा 1, देखो a के जगह 1 कुछ नहीं है तो 1। अब यहाँ पे b के जगह है -√3, देखो b के जगह -√3 और c के जगह है -4। बात समझ आ रही? एक्चुअली में ये माइनस किस लिए आ रहा? देखो ये जो पद अलग हुए हैं वो धन चिन्ह से अलग हुए हैं, तो इसमें भी जो पद अलग होंगे वो धन चिन्ह से अलग होंगे। तो ये जो माइनस वाला है इस संख्या से है, वास्तविक संख्या है, चूँकि a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस तरीके से हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो व्यापक रूप है उससे तुलना करके हम लोग a b c का मान ज्ञात कर लेते हैं। बात समझ आ रही? अब जैसे एक अलग उदाहरण देते, मान लो 4 बराबर 5x - 3y और इसमें a b c का हमें मान ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? देखो ये जो दाएं पक्ष में है उसको बाएं पक्ष में लाएंगे, क्योंकि जो व्यापक रूप में इधर 0 होता है तो इसको लाएंगे तो ये होगा 4। अब देखो ये +5x है तो इधर बाएं पक्ष में आएगा तो -5x होगा, और इधर -3y है तो ये हो जाएगा +3y और बराबर 0। बात समझ आ रही? जब ऐसे हो गया तो इसको हम लोग व्यवस्थित रूप में लिखेंगे तो ये होगा -5x + 3y + 4 बराबर होगा 0। अब देखो ये समीकरण और ये व्यापक वाला समीकरण जो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है उससे तुलना करेंगे, तो तुलना करने के बाद a के रूप में हम लोग पाएंगे वो होगा -5, ठीक। b के रूप में यदि हम लोग तुलना करेंगे तो ये होगा +3 और c के रूप में तुलना करेंगे तो ये होगा 4। ये बात समझ में आ गई? अब एक बात और केयर करो, ये हो गए a b c के मान।
यदि हम लोग दोनों पक्ष में -1 से गुणा कर दें, किससे? -1 से, तो क्या होता है? देखो -x से इस पूरे पद में गुणा होगा, तो -x से जब हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? +5x हो जाएगा, ये हो जाएगा -3y, ये हो जाएगा -4 बराबर यदि -1 से 0 में गुणा होगा तो वो 0 ही होगा। बात समझ आ रही? 0 का किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 आएगा। देखो इसी का ये दूसरा रूप हो गया, इसी चीज़ का ये दूसरा रूप हो गया। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि जो a है, अब देखो इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो a के बराबर होगा 5, b के बराबर होगा -3 और c के बराबर होगा -4। यहाँ पे देखो, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बात समझ आ रही?